नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बाजार में लगातार 7वें दिन सुस्ती, निफ्टी बिल्कुल फ्लैट 25,450 के ऊपर टिका। हालांकि बैंक निफ्टी में 250 अंकों की बढ़त, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी फ्लैट। बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ से टेक्सटाइल शेयरों में तेजी। आज का बिग स्टॉक गोकुलदास एक्सपोर्ट्स करीब 8% दौड़ा। उधर केपीआर मिल्स और विल्सन लिप भी 3 से 4% मजबूत। फार्मा, हेल्थ केयर और रियल्टी में बिकवाली, तीनों इंडेक्स करीब 0.5% कमजोर। उधर कैपिटल मार्केट्स टुडे शेयर टूटे, बीएससी और एंजल वन एफएनओ के टॉप लूजर्स में शामिल, लेकिन एनर्जी शेयरों में खरीदारी, एनएचपीसी भागा। बाजार में बिग स्टॉक्स का जलवा। अच्छे बिजनेस अपडेट्स के बाद कोटक महिंद्रा बैंक करीब 4% भागा, बना निफ्टी का टॉप गेनर। वहीं एचएसबीसी की बुलिश रिपोर्ट से दिवीज लैब मजबूत। उधर कमजोर Q1 अपडेट से टाइटन में करीब 5% की गिरावट। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 के दमदार ट्रेड्स में वीरोर में रहेंगे आपके साथ। इस शो में हमारे साथ प्रकाश काबा और राजेश पाल भी पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही निर्मल बांग से विकास सालुंके और सेंट्रल ब्रोकिंग से नीलेश जैन भी अपने टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ उसके बाद प्रकाश.in के प्रकाश दीवान होंगे और मंगलवार है इसलिए केडियानोमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया भी जुड़ेंगे अपने बिग एंड बोल्ड कॉल्स के साथ। अब ज़रा एक बार मार्केट का रुख करते हैं और निफ्टी इस समय एकदम फ्लैट है। देखिए 2 पॉइंट अप या ग्रीन में निफ्टी ट्रेड करता हुआ। रिफ्रेश करिए इसको। हाँ अब आई थिंक कुछ यहाँ पर रेट में दिक्कत है। जो मेरा रेट है हाँ ठीक है 25,447। मिड कैप में गिरावट है आज, सेकेंड डे रनिंग। हालांकि एडवांस डिक्लाइन अभी भी ठीक ठाक है, लेकिन ऑलमोस्ट क्रिस क्रॉस करने वाली है वो लाइन। आज का सेक्टर ऑफ द मॉर्निंग क्लियरली टेक्सटाइल्स, सियाराम सिल्क मिल्स, आलोक इंडस्ट्रीज़, डॉनियर, गोकुलदास, इन सब में अच्छे मूव्स इस समय आपको दिखाई देंगे। उसके अलावा अगर आप बड़े स्टॉक्स की बात करें तो आज कोटक आपका टॉप गेनर करीब 4% ऊपर इवन नाउ, और टाइटन आपका टॉप लूज़र करीब 5% नीचे। तो ये 2 स्टॉक्स हैं जो क्लियरली स्टैंड आउट करते हैं। अदरवाइज बाकी मार्केट जो है आज थोड़ा सा वीरू फ्लैट है और थोड़ा सा वॉलेटाइल है। जी हाँ, फ्लैट और वॉलेटाइल और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, हालांकि इसमें भी काफ़ी अच्छा है। प्रकाश काबासर और राजेश पालवे जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी विकास सालू के निर्देशन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके ताज़ा तरीन नजरिए लेके जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। आप सभी को नमस्कार। नीलेश, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। मॉर्निंग वीरेंद्र जी, मॉर्निंग सभी को। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो खरीदारी वाला स्टॉक रडार पर आया है वो है एनटीपीसी। आज के सेशन में पावर एनर्जी स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। इनफैक्ट एनटीपीसी में एक शॉर्ट टर्म फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक के अंदर थोड़े बहुत लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहे हैं, तो एक फॉलोअप मूव यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। 346 एंड 350, 346 और 350 के टारगेट के लिए इसे खरीद के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 337 रुपए 50 पैसे का, 337.5 का स्टॉप लॉस होगा। एनटीपीसी का फ्यूचर्स लॉन्ग करके चल सकते हैं। उसके अलावा एक शॉर्ट आइडिया यहाँ पे रडार पे आया है, जिस हिसाब से मार्केट में थोड़ा दबाव हम कुछ रियल्टी स्पेस में देख रहे हैं। तो ओबेरॉय रियल्टी लगातार यहाँ पे सीरीज ऑफ लोअर टर्म एंड ओवर टर्म फॉर्मेशन बन रहा है। स्ट्रक्चर काफी वीक है और पीछे कुछ दिनों से शॉर्ट बिल्डअप भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ओबेरॉय रियल्टी के फ्यूचर्स को शॉर्ट करके चलने की सलाह होगी। निचले स्तरों पर 1805 और 1790 के टारगेट्स होंगे। 1850 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक है। 1850 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, ओबेरॉय रियल्टी इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक लग रहा है आज। विकास जी गुड मॉर्निंग। विकास जी आपकी ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखो, ओवरऑल मार्केट लास्ट कुछ दिनों से एक ही रेंज में यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 25,400 अभी भी होल्ड करके हुए देखने मिल रहा है। मेरे दोनों भी काउंटर बाय रहेंगे। पहला तो आईसीसी बैंक मुझे स्ट्रांग लग रहा है। लास्ट कुछ दिनों में 1420 इंपॉर्टेंट सपोर्ट पकड़ के बैठा है। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि एक दायरे में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, बट मुझे लगता है आज यहाँ से एक अच्छा आपको देखने मिल सकता है, जो बैंक निफ्टी को भी ऊपर की तरफ शिफ्ट करा देगा। तो ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे 1490 के टारगेट यहाँ पे ऐसे बैंक में देखने मिल सकते हैं। 1420 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसी स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा दीपक एनटीआर, जो लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा है कि ऊपर की रेंज में एक रेजिस्टेंस फेस होते हुए देखने मिल रहा है। बट ओवरऑल आज का जो
इंट्राडे सेटअप बनते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ से 2060 के आसपास के टारगेट यानी 2060 के टारगेट यहाँ पे मुझे लगता है दीपक एनटीआर में देखने मिल सकते हैं। नीचे में 1950 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो दोनों भी काउंटर यहाँ पे हमें बाय लगते हैं। दोनों भी काउंटर हमने हमारे निर्मल मंथ में क्लाइंट को भी रिकमेंड कर चुके हैं, तो दोनों भी हमें हमारा व्यू जो है पॉजिटिव रहेगा। ओके दीपक नाइट्रेट आपकी स्क्रीन पे 1982 पे एक बाय कॉल है। अ, प्रकाश सर आपके दो ट्रेड्स क्या हैं इस वक्त के? या गुड मॉर्निंग वीरू। स्टॉक का नाम है ग्रासिम। ग्रासिम में करीब 6 दिन की गिरावट थी, वो आज खत्म हुई। एक अपमूव फिर शुरू हुआ है ग्रासिम में। ट्रेड कर रहा है 2805 ग्रासिम। स्टॉप लगाना चाहिए करीब 2790, मतलब करीब 15 रुपए का है। नियर टर्म टारगेट 2850। इस बिल ओवर ट्रेड बन सकता है। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे वो है जेएसएल। जेएसएल ट्रेड कर रहा है 680 675 का स्टॉप लगा है सिर्फ 5 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 690 टू 700। ये एक जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए जेएसएल। ओके, जीएसएल जिंदल स्टेनलेस यहाँ पर हो गई गावस्कर की पिक। राजेश पालवे जी, आपकी दो ट्रेड्स इस समय की। तो अनुज जी, पहला स्टॉक पसंद आ रहा है आईआईएफएल फाइनेंस। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट स्टॉक में बनते हुए दिखा है। जिस तरीके का यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बने डेली वीकली टाइम फ्रेम पे, हमें लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम 515 520 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो आईआईएफएल फ्यूचर्स बाय करने की सलाह है फॉर टारगेट ऑफ 515 520। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 490 के आसपास। दूसरा स्टॉक ओएमसी स्पेस से अगेन बीपीसीएल यहाँ पे पसंद आ रहा है हमें। बीपीसीएल का स्ट्रक्चर भी यहाँ बुलिश है, ब्रेकआउट ऑलरेडी इंटैक्ट है। पूरे सेगमेंट में ही देखें तो एक बाइंग का रुझान बना हुआ है पिछले 2-3 हफ्तों से। तो बीपीसीएल का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आना चाहिए करीब 362 365 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 346 के आसपास। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए अब, और हमारे साथ अब मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए प्रकाश दीवान जुड़े हैं। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत आज के सेक्टर ऑफ द मॉर्निंग से टेक्सटाइल, कैसे देख रहे हैं आप इसको, आज के इस बड़े मूव को, और यहाँ पर कोई प्रेफर्ड पिक्स होंगी क्या आपकी? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, जो टैरिफ्स की वजह से बांग्लादेश पे वियतनाम पे थोड़ा जो भार बढ़ा है, उसकी वजह से हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि हमारी कंपनीज को थोड़ा फायदा होगा। तो याद रखिए कि हमारे साथ साथ जो विकल्प यूएस मार्केट में है वो टर्की, मेक्सिको, काफी जगहों से है। सो ये टैरिफ एक तो पहली चीज कब तक कायम रहते हैं, ये थोड़ा सा अनुमान लगाना मुश्किल है ट्रम्प साहब की नीति को देखते हुए। और दूसरा, हमको कितना इसे डायरेक्ट बेनिफिट होगा, इसको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ऑर्डर्स चेंज होने में समय लगता है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि एक इस सेक्टर का फायदा जो होगा वो यूएस मार्केट अगर खुलता है या नॉर्मलाइज होता है, खुलता तो पहले से खुला तो है, बट नॉर्मलाइज होता है कि सब चीज स्थिर हो गई, तो एक कंपनी है जो ग्लोबली प्रोक्योर करके यूएस यूरोप मार्केट्स में अच्छी खासी साख रखती है, सप्लाई करती है। खुद कुछ ज्यादा माल नहीं बनाती, उत्पादन उनका कम है, लेकिन नेटवर्क में सोर्सिंग बहुत करते हैं। इस कंपनी का नाम है पीडीएस लिमिटेड करके। जनरली हम इसकी डिस्कशन इसका नहीं करते क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा पेचीदा है, लोगों को समझने में समय लगता है। बट मुझे लगता है जिस टाइप का इकोसिस्टम उन्होंने बनाया है, 50-55 पार्टनर्स रखे हैं ग्लोबली, और वो कहीं से भी लेके आपको जिस ब्रांड को जरूरत पड़ती है उसको सप्लाई करवा पाते हैं। और इस लिहाज से उनके जो 4-4.5% के मार्जिन पे ये काम करते हैं, इसकी बुक बहुत बड़ी है और वो और भी बड़ी हो सकती है। तो बहुत ही सक्षम मैनेजमेंट है, बिजनेस मॉडल बहुत एस्टैब्लिश्ड है, बट समहाउ थोड़ा सा हमारे रेडार पे आता नहीं क्योंकि डायरेक्ट टेक्सटाइल प्रोडक्शन इनका खुद का नहीं है। पीडीएस लिमिटेड करके है कंपनी, इसको देखिए आप, ये एक बहुत बढ़िया विकल्प बन सकता है इस नए माहौल में। ये PDSL है एक्चुअली स्टॉक का नाम, वो थोड़ा सा आई थिंक शायद हमारे सिस्टम में है नहीं, लेकिन ये स्टॉक, हाँ यही स्टॉक ना प्रकाश जी, PDS लिमिटेड। बिल्कुल 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 अनुज, ये है। ये पुरानी इसकी हिस्ट्री ये रही है कि पर्ल ग्लोबल फैशन करके एक अलग कंपनी बनी और पीडीएस एक अलग बनी, विभाजन हुआ था कुछ सालों पहले। और पर्ल ग्लोबल आज भी वही काम में है जो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स कर रहा है, जो मतलब गारमेंट्स बनाते हैं। लेकिन ये कंपनी ने अपना बिजनेस मॉडल बहुत अलग तरह से तराशा है। ये केस स्टडी है, इनफैक्ट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इसकी केस स्टडी भी पढ़ाई जाती है कि कैसे सक्सेसफुली आप नेटवर्क बना के, प्लेटफॉर्म बना के काम कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बिजनेस, इसको देखा जा सकता है।
कितना कितना मार्केट कैप इसका, क्या और क्या साइज लग रहा है आपको यहाँ पर? आज पहला स्टॉक आइडिया एकदम से चला तो इसके लिए नहीं, ये तो करीब मेरे हिसाब से 5,000 करोड़ के आसपास हो, 4,500-5,000 करोड़ तो होगा ही होगा। मैंने बहुत दिनों से इसको नहीं देखा कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे मुझे लगता है, और ये छोटी कंपनी नहीं है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत एस्टैब्लिश कंपनी है, लेकिन चूंकि ये डायरेक्ट कोई टेक्सटाइल नहीं बनाता। अब ये आपको बताऊं कि ये एस्टा, जॉर्ज, ये सब जो ब्रांड्स हैं, M&S, प्राइमार्क, इन सबको ये सप्लाई करते हैं। और कई जगह तो ये एंड टू एंड ब्रांड मैनेजमेंट करते हैं कि डिजाइन से लेके रिटेल तक पहुंचने में जो सारी वैल्यू चेन है। तो इनके पास डिजाइनर्स हैं, 5 ऑफिस हैं, इनके डिजाइन स्टूडियोज हैं, मिलान, लंदन, पेरिस, ये हांगकांग, इन सब जगहों पे। और इन्होंने अपनी टीम रखी है सिर्फ डिजाइनर्स की, और वो जाके अपना काम लाते हैं, और छोटे छोटे प्रोड्यूसर, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स को भी सपोर्ट करते हैं, जिनको डायरेक्टली काम नहीं मिल सकता उनको ये काम दिलवाते हैं, और बायर्स को जो चीज चाहिए उसको परिपूर्ण करते हैं। सो एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, बट समझने में थोड़ा समय लग सकता है। एक डिस्क्लोजर ले लें इसके ऊपर, क्योंकि स्टॉक में काफी शानदार मूव आ रहा है, 6.5% ऊपर है इस समय, 7%। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, मैंने जो बताया कि ग्लोबली कहीं से भी टैरिफ का इम्पैक्ट अगर आता है और कहीं दूसरा फायदा होता है, उस चीज को ये बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे आपको वॉलमार्ट को अगर मैं डिस्क्लोजर की बात कर रहा था प्रकाश जी, स्टोरी समझ गया मैं, एक आपके डिस्क्लोजर की बात कर रहा था कि एक नहीं, मेरा पर्सनल नहीं, अनुज, मेरा पर्सनल एक्सपोजर इसमें कोई नहीं। पर मुझे कंपनी समझ आती है, थोड़ी पसंद आती है, बट पर्सनली मेरा कोई इसमें एक्सपोजर, पर्सनल एक्सपोजर नहीं है। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा ये एक डिस्क्लोजर ले लिया। इसके अलावा प्रकाश जी, और कहाँ पर आपको अच्छे मौके दिख रहे हैं इस समय, जहाँ पर थोड़े से बेट्स लगाई जा सकती है मार्केट में? अनुज, एक्चुअली देखो तो मार्केट एक डायरेक्शन बहुत समय से ढूंढ रहा है, और ये जो बैंड है ये धीरे धीरे नैरो इसलिए होते जा रहा है कि कोई भी डिसाइसिव कोई ट्रिगर इस टाइप का मिला नहीं है। ना क्रूड से मिला है, ना डिफेंस में से मिला है, ना आपको टैरिफ से आज कुछ मिल रहा है। होगा ये कि मार्केट को अब बहुत जल्द अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एनी डायरेक्शन। अब वो अर्निंग सीजन जैसे ही एंड ऑफ दिस वीक शुरू हो जाता है और नए रिजल्ट्स, नंबर्स आने लगते हैं, हमने मंथली बिजनेस अपडेट्स तो देखना शुरू कर ही दिया है कई सेक्टर में। वहां कंजम्पशन में थोड़ा सा, एक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक इंप्रूवमेंट आएगा, और मॉनसून के बाद वो और भी गहरा हो सकता है, फेस्टिव सीजन की तैयारी के हिसाब से बढ़ भी सकता है। सो कंजम्पशन में, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करके बैठी हुई है, साइडवेज है, वहां पे आपको रहेगा। और इन सारी चीजों में अगर आप देखें तो एक बास्केट अप्रोच करें और कुछ कंपनीज ले तो हो सकता है। और दूसरा जो मुझे समझ आ रहा है कि इंडियन कॉर्पोरेट्स बैठे हुए हैं 5 लाख करोड़ कैश पे, केपेक्स नहीं कर पाए या करना चाह रहे हैं या जो भी है, क्योंकि वो सारे एक जना डायरेक्शन समझने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन को लेके हो, इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइजेशन को लेके हो डोमेस्टिकली। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये केपेक्स जब शुरू होगा तो आपको वापस BFSI में बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, और खास करके जो कंपनीज अच्छी तरह इसमें एस्टैब्लिश है, सिस्टम के साथ तैयार है, चाहे वो बैंक हो या NBFC हो। तो थोड़ा सा बोरिंग बिजनेस है, लेकिन पैसा तो वहीं बनेगा अगले 6 महीने में, ये अनुमान खास लग रहा है। अच्छी NBFCs आप चुन के रखिए, अच्छी बैंक्स, साइज डजंट रियली मैटर एज मच, बैंक की बैलेंस शीट और पोर्टफोलियो अगर ठीक ठाक है तो पार्टिसिपेट कर पाए। प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये टाइटन के नंबर्स जो क्वार्टरली अपडेट्स थे वो आपको कैसे लगे? और अब वाकई ये बात लाजमी है कि 1 लाख के सोने पे जो आपके एक ज्वेलरी के जो टिक साइज जाएगा वो बहुत ऊपर जाएगा, वो स्लो डाउन विजिबल है। अब इस सेगमेंट में टाइटन के इस प्राइस पे करें क्या? और अब गोल्ड का जब आपको एक्सपोजर लेना होता था तो आपके पास या तो टाइटन होता था, या दूसरी ज्वेलरी कंपनियां, या फिर आपके पास गोल्ड फाइनेंस कंपनियां होती थी, या फिर गोल्ड फाइनेंस बैंक भी होते थे। इस थीम पे आपका व्यू क्या है? देखिए, अभी भी अगर आप गोल्ड को देखें वीरू, तो वो कंजम्पशन फोकस रहेगा, और जो फाइनेंसिंग वाला साइड है वो फाइनेंसिंग रहेगा। आदमी वहाँ कंजम्पशन के लिए नहीं जाता, वो तो खैर उस पैसे को इस्तेमाल करके अपने कारोबार में, पर्सनल यूज के लिए जहाँ भी यूज करना है वो होगा। बट टाइटन के नंबर्स में जो मायूसी लोगों को समझ झलक रही है, उसका रीजन बताऊं कि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। पर टाइटन या बजाज फाइनेंस या HUL या मारुति, इन सभी जो मार्केट लीडर्स होते हैं, उनसे उम्मीद इतनी बनी रहती है, कायम रहती है कि थोड़ी सी भी अगर सॉफ्टनेस दिखे नंबर्स में एज कम्पेयर टू मार्केट। तो एक दो चीजें, एक तो एब्सोल्यूट टर्म्स में देखिए टाइटन ने 18% ग्रोथ
हासिल की, खराब है? जवाब है नहीं, बिल्कुल खराब नहीं है। लेकिन जब छोटे प्लेयर्स उससे ज्यादा ग्रोथ दे रहे होते हैं तो आपको ये लगने लगता है कि अब इनको छोड़ के, टाइटन को छोड़ के इनमें बैठा जाए। समस्या ये है कि टाइटन का जो बेस है, जो जो स्टोर्स इतने सारे हैं, 3300-3400 स्टोर्स है, मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट नंबर, बट 3300 प्लस कुछ स्टोर्स हैं। उन स्टोर्स में एडिशन इतना नहीं हो सकता है जितना आपका छोटे नेटवर्क्स जिनके पास है उनमें हो रहा है। वो वहां पे 25-30 स्टोर बना देते हैं, टाइटन ने सारे क्वार्टर में 8-10 ही बनाए। तो ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आप ये देखिए कि सिंगल स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर कायम है और टाइटन के पोर्टफोलियो में ज्वेलरी का हिस्सा बढ़ रहा है या अच्छा खासा रहता है, तो मैं नहीं समझता कि कोई आपत्ति उसमें आएगी। लेकिन हाँ, वो वैल्यूएशन इतना स्ट्रेच होता है कि एक बहाना मिल जाता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने का। क्या करें लोग, इन्वेस्टर? ऑफ कोर्स आपके एडवाइजर से सलाह लीजिए इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में रिस्क कितना है इस क्षेत्र को लेके है। बट मेरे ख्याल से कोई डिसअपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस टाइटन आज भी वही आपको प्रॉमिस देता है। और जैसे जैसे मार्केट, डिस्क्रिशनरी मार्केट बढ़ता है, यूथ आपके पास नया जो डायमंड की कंजम्पशन देखो बढ़ रही है, सिल्वर की बढ़ रही है, वो धीरे धीरे पैटर्न्स चेंज होते रहेंगे, सिक्लिकल है। बट आई डोंट थिंक टाइटन को कोई मार पड़ने की कोई जरूरत है। हाँ, मैंने कहा जैसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का एक सहारा मिल जाता है खबर के बेसिस पे, बट अदरवाइज कोई डिसअपॉइंटमेंट। प्रकाश जी, हॉस्पिटल स्टॉक्स सबने अच्छा पैसा बना के दिया। फ्रंट लाइन में देखिए आप, फोर्टिस ऑल टाइम हाई, अपोलो ऑल टाइम हाई, मैक्स हेल्थ केयर। क्या कोई और मिड कैप बैंक आपके रडार पे है क्या हाल फिलहाल में जिसकी मैनेजमेंट से बातचीत हुई हो? ये हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल कंपनी है। जी जी जी, नहीं मैं समझ गया। नहीं, हॉस्पिटल्स में देखिए ये ट्रेंड एक पॉजिटिवली ग्रो हो रहा है, सेक्युलर ट्रेंड जिसको हम कहते हैं कि अक्रॉस द सेक्टर है। इसमें कोई एक्सेप्शन ऐसा है नहीं कि 2 ही चीज चल रही है बाकी 8 नहीं चल रही। हुआ क्या है कि पिछले 5 साल में हॉस्पिटल वाले सेगमेंट में पहले 2 या 3 नाम हुआ करते थे। मुझे याद है जब इसको शुरुआत की थी तो अपोलो, फोर्टिस और मैक्स के अलावा कोई था ही नहीं। आज आपके पास इतने सारे हो गए, अलग साइज के, अलग थेरेपीज को लेके, अलग फोकस ज्योग्राफी को लेके, कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप किसको चुनना चाहें। और डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट, जो साइज की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा एक चीज बोलते रहता हूँ कि आप उसका बिजनेस मॉडल, इस क्षेत्र में वैसी कंपनीज का बिजनेस मॉडल समझिए जहां पे उनको ग्रो होने के लिए प्राइसिंग बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जैसे ही आप प्राइसिंग बढ़ाते हो आप एक सेगमेंट नीचे आ जाते हो, एक सेगमेंट छोटी हो जाती है आपकी सेगमेंट, एड्रेसेबल सेगमेंट जो है अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, इंश्योरेंस कवरेज के हिसाब से। एक सिंपल इस सब चीज का निष्कर्ष ये है कि आप नारायण ऋतालय जैसी कंपनी देखिए। मुझे हमेशा, मैं इस कंपनी का नाम इसलिए लेता हूं कि इस कंपनी ने अपने आप को स्केल अप किया है रेवेन्यू में, यूटिलाइजेशन लेवल्स में, जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड जो है उसमें, और कहीं भी इन्होंने प्राइसिंग को ज्यादा महंगा करके या कुछ अलग से बना के, एक्सक्लूसिव बना के नहीं किया। अब छोटी छोटी कंपनीज हैं जो चाहे तो भी नहीं प्राइस बढ़ा सकती, लेकिन इस कंपनी ने बिना प्राइस बढ़ाए अपनी फुटफॉल, अपना यूटिलाइजेशन जो इतनी अच्छी तरह से बढ़ाया है, उसका आपको रिजल्ट अब दिखना शुरू होगा। बैलेंस शीट मजबूत होती जाएगी जैसे जैसे इनकी क्षमता बढ़ जाएगी एक्सपेंशन की। आज नहीं, कोई बहुत समय से एक्सपेंशन की बात हुई, लेकिन जब एक्सपेंशन होगा तो इनके लिए वो बहुत इजी हो जाता है। तो आप देखिए 11-1200 हुआ करता था मेरे ख्याल से पिछले साल, मुझे याद नहीं, एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है, बट एक समय में जब हमको समझ आया शुरू हुआ था कि इसके अंदर सेलियंस क्या है, वहां से ये आज 1800-1900 के आसपास है। सो ग्रोथ आपको ऐसे बिजनेसेस में मिलेगा जहां पे कुछ कुछ मेट्रिक में उनको एक एडवांटेज मिलता है। चलिए, ये बात होगी हॉस्पिटल स्टॉक्स की। ये आज ये पावर स्टॉक्स में अच्छा मूव है, खासतौर से ये हाइड्रो पावर, एनएचपीसी। जी, ये इस पे व्यू है क्या आपका, पॉजिटिव या नेगेटिव? अनुज देखिए, सीजनैलिटी है। जैसे ही आपको मॉनसून के नंबर्स ठीक ठाक आने लगते हैं, आपको एक चीज तो कायम हो जाती है कि भाई अगले 4-6 महीने में इनका आउटपुट अच्छा रहेगा, रियलाइजेशन इंप्रूव हो जाएंगे। बट पावर एज अ सेक्टर मुझे अभी भी लगता है कि हमारे यहाँ पे अंडर इन्वेस्टेड है। उसका रीजन बताता हूँ कि हमने क्या देखा है कि या तो बहुत बड़ी कंपनीज पावर के क्षेत्र में चलती है, एनटीपीसी, टाटा पावर हो गया, और सारा ही एलोकेशन वहां चले जाता है। लेकिन पावर का जो क्षेत्र है वो इतना लंबा है, एज इन वैल्यू चेन इतनी लंबी है कि अगर लास्ट एंड तक अगर आप जाएं तो ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो इक्विपमेंट में भी है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन,
रिलेटेड उसमें काम कर रही हैं, कोई एक्सचेंजेस हैं, तो बहुत ही मेजर सेक्टर है। आई वुड स्टिल बिलीव इसमें जो बड़ी कंपनीज हैं, कुछ दिग्गज कंपनी जिन्होंने अपने आप को बहुत अच्छी तरह ढालना शुरू किया है हर पहलू में सक्षम बनाने के, उसमें से एक टॉरेंट पावर देखिए आप। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि ये इस लेवल पे सस्ता है, लेकिन अगर कोई गिरावट आपको मिलती है, कारण चाहे वो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो, लेकिन कंजम्पशन और ग्रोथ प्रॉमिस जो है वो तो डोमेस्टिक ही रहेगी, तो पावर वैसा क्षेत्र है तो तब लेने की आपकी गुंजाइश बन जाती है। तो जो जो कंपनीज का बैलेंस रिन्यूएबल और कन्वेंशनल एनर्जी का है, जिसमें गैस भी है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी है, कई सिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें टॉरेंट के हाथ में है, पोर्टफोलियो में है, मुझे लगता है कि ये इस टाइप की कंपनीज आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रहेंगी। बट अगेन मैं कह रहा हूँ अभी थोड़े से प्राइस फुली प्राइस लग सकते हैं, क्योंकि फ्लोट कम है, वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच हो जाते हैं, बट नीचे के भाव पे डेफिनेटली इस क्षेत्र को देखा जाए, कोई भी जियोपॉलिटिकल कारण की वजह से, टैरिफ की कारण वजह से, यूएस के इश्यूज की वजह से अगर कोई मार्केट हल्की फुल्की गिरती है, तो ये क्षेत्र आपको डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। ओके, बिल्कुल अच्छे मूव्स आ रहे हैं यहाँ पर एनएचपीसी में। क्लियरली आज का अगर आप ट्रेडिंग की बात करें तो आज का शायद स्टॉक ऑफ द डे, क्योंकि स्क्रीन पर ये तेज़ी प्ले आउट हुई है। चलिए प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ केडियानोमिक्स से फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि बाजार में इस समय उनका व्यू क्या रहेगा। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या कर रहे हैं इस समय मार्केट में, क्या व्यू रहेगा आपका? जो अपनी पिछले मंगलवार बात हुई उससे कुछ ज्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं आ पाया अनुज। देखिए, संक्षेप में मैं पहले ग्लोबल मार्केट्स का आपको राउंड अप दे दूं। डॉलर इंडेक्स ने लगातार 4 दिन बढ़त ली। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है, कोई उस पर बात नहीं कर रहा, लगातार रफ्तार से ऊपर बढ़ रही है। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी बीच बीच में कल जैसे जोर से गैप अप खुल गया, उछलने को तैयार है। क्रूड घट नहीं रहा है, तो क्रूड जो जो 64 के नीचे नहीं जा रहा है, और हमने एक बार सोच लिया कि सारा जियोपॉलिटिक्स खत्म हो गया। जियोपॉलिटिक्स में सेमीकोलन लगा है, फुल स्टॉप नहीं लगा अभी तक। और अब बचती है बिटकॉइन, जो रिस्क ऑफ रिस्कॉन को बताया, तो बिटकॉइन ने भी बिल्कुल चार्ट ने पांव नीचे की तरफ छोड़ दिए। नेस्डैक एसएनपी गिरने को तैयार है, अभी तक गिरना शुरू नहीं, कोई परिवर्तन वहां नहीं आया। अब हमारे मार्केट में अगर हम लौटे, आज अगर मैं पीसीआर से एक रिक्वेस्ट करूं कि तब तक जब तक हमारी बात हो रही है स्क्रीन पे चार्ट को लोड करे, कोटक महिंद्रा की चार्ट खुली हुई है, तो देखिए अगर बैंक निफ्टी में एक कोटक महिंद्रा ने आज बेतहाशा 4% का राइज दे के बैंक निफ्टी को संभाल लिया, और बैंक निफ्टी एक बार 58,000 हो सकती है, फिर वापस 55 हो जाएगी, जो बात अपनी पिछली बार हो गई थी। तो एक कोटक महिंद्रा ने अगर आके वहां कर लिया, और थोड़े से पीएसयू बैंक्स में जो जगह थी उन्होंने अपना एक स्क्वीज बना लिया, तो कोई 300 रुपया एचडीएफसी बैंक में घटने का ढांचा, या 200 रुपया आईसीआईसीआई बैंक में घटने का ढांचा, या आपके एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक में जोर का करेक्शन आना जो बाकी है, तो वो कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। तो देखिए इंडेक्स में कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स को आप हाईली कंप्रेस्ड मूवमेंट दे दीजिए टाइम टू टाइम, जैसे आज कोटक ने किया, इसके कारण निफ्टी की भी चार्ट डिस्टॉर्ट हो गई। और या फिर आप कोवेरिएंस स्टॉक के कंप्रेस कर दीजिए। तो ज्यादातर समय जो माना गया है कि इंडेक्स मार्केट का सूचक है, आप ये मान के चलो कि बाजार इतने बड़े हो गए हैं, और आपने कितनी बढ़िया स्टोरी जेन स्ट्रीट पे की, कितना कंस्ट्रक्टिव प्रेशर आपने पूरे सिस्टम पे लगाया उस मैनिपुलेशन को पकड़ने के लिए। तो जग जाहिर बात है कि मैनिपुलेशन हमारे जीवन का हिस्सा है, हम उसे कभी पकड़ पाएंगे, कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तो जब इस तरह की मैनिपुलेटेड स्टेट्स आएंगी, मार्केट में ट्रेंड कम, नॉइज ज्यादा नजर आएगा, उस हिसाब से हमारी एडवाइस भी चेंज हो जाती है। वो चार्ट्स में दिखने लगता है कि ये विचित्र किस्म का मूवमेंट है। आज कोटक का जो मूवमेंट है बड़ा विचित्र किस्म का है। मैं नहीं कह रहा इसमें कोई स्कैम है, नो, बिल्कुल नहीं, बट ये अनयूजुअल मूवमेंट्स हैं। तो ऐसे अनयूजुअल मूवमेंट्स वाले मार्केट में इंडिसेस पे बहुत ज्यादा इंफेसिस न दें, ये बात मैं लगातार आपसे 3 सप्ताह से कह रहा हूं। और उस कैविएट के साथ, उस सावधानी के साथ, अब अगर जो 21,000 तक निफ्टी जा सकती का जो बड़ा बोल हमने बोला था, अब अगर आपको स्क्रीन पे मैं पीसीआर से अनुरोध करूं कि वापस एक बार चार्ट को लाइए, और मैं ये आपको निफ्टी की चार्ट दिखाता हूं। थोड़ा माफ कीजिएगा, मेरा कैमरे का फोकस गया है, तो मैं उसे लौटाने की कोशिश करूंगा। पर आप अगर 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 ये स्क्रीन पर आप अगर इसको ला पा रहे हैं चार्ट को, तो देखिएगा कि अब निफ्टी की चार्ट के अंदर ये जो 2 लाल लकीरों के बीच में हम फंसे हुए। पीसीआर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चार्ट को दिखा दे जल्दी से, वरना मैं, हाँ ये देखिए, ये 2 लाल लकीरों के बीच में बड़ा सॉफ्ट करेक्शन जो निफ्टी का आ रहा है, बहुत ही सॉफ्ट करेक्शन है। और अब आपको पैटर्न एक लार्जर येलो लाइंस का बन गया कि जब तक हम नीचे वाली येलो लाइन के नीचे नहीं जाते हैं, 25,350 के नीचे नहीं जाते हैं, तो संभव है कि 26,000 भी हो जाए। तो देखिए बहुत रिलक्टेंट टाइप के मूवमेंट इंडेक्स में हो रहे हैं,
न तेजी जोर से हो पा रही है, न मंदी जोर से हो पा रही है। आज एक तरफ टाइटन 5% गिरा दिया, कोटक 4% बढ़ गया, तो इंडेक्स के गेम्स बड़े अलग हैं। तो इस वक्त हमें ज्यादा सेफर मूवमेंट्स इंडिविजुअल स्टॉक्स में नजर आ रहे हैं अनुज, कुछ लॉन्ग कुछ शॉर्ट, और साथ में हेजिटेशन है कि लॉन्ग्स को ज्यादा अग्रेसिवली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स की बहुत ही खूंखार किस्म की चार्ट्स को इग्नोर नहीं कर पा रहे हो। जब तक ग्लोबल मार्केट्स में जोर से नीचे का झाड़ शुरू नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, पर उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते कि भाई किसी भी टाइम पे ग्लोबल मार्केट से बहुत बड़ा संकट आ सकता है। इस समय आपके टॉप लॉन्ग कॉल्स और टॉप शॉर्ट कॉल्स क्या होंगे सुशील जी? शॉर्ट टर्म के लिए देखिए, पीएसयू बैंक्स अभी भी, अगर एक बार बैंक निफ्टी टॉप आउट दे भी देता है, तो भी पीएसयू बैंक्स को जो है ना पुल बैक में, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और आईओबी, इनको हम ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा पुल बैक आए तो ले सकते हैं कि ये नेट नेट जब जब बैंक निफ्टी में उछाला आएगा फिर भी बढ़ते रहेंगे, तो हो सकता है नेट नेट बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट घटे भी, तब भी ये स्टॉक्स मान लो बढ़ सकते हैं। और शॉर्ट्स में जैसे अब आपके टाइटन आज तो जोर से टूट गया, अब रिबाउंड दे तो इसको बेचा जाए, या हम डीवीज लैब को शॉर्ट करने के लिए टकटकी लगा के बैठे हैं, या बीएसई फ्यूचर्स जो है ना डाउन ट्रेंड वापस से रिज्यूम हो चुका है इसका, तो एवरी रिबाउंड इज अ शॉर्ट सेल ऑन दैट। अगर मैं डॉक्टर रेड्डीज में भी आज जैसे ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया तो ये वापस शॉर्ट सेल है। पर अगर हम एफएमसीजी स्टॉक्स की तरफ लौटते हैं, ध्यान को लौटाते हैं, तो कोलगेट, हिंदुस्तान लीवर बाइज है। एशियन पेंट्स एक बार इतना बढ़ गया तो खाली टेक प्रॉफिट है, फिर 200 रुपए घटते हैं उसको लेना है। पर अगर ये सोलर इंडस्ट्रीज है, मान लो डिफेंस का स्टॉक है, अब इसका अप ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया और अब इसकी डाउन ट्रेंड लाइन जो है ना स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होती जा रही है, देखो अगला वाला ट्रेंड भी टूट गया, तो एवरी रिबाउंड पे इसको हम बेचेंगे। जियो फाइनेंस फ्यूचर्स एकदम एक्सट्रीम ओवरबॉट है, तो हम थोड़ा पुल बैक में ले लेंगे। तो अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग काम करें। तो अनुज, थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एकदम टॉप शॉर्ट्स एंड टॉप लॉन्ग्स एक्सट्रीम हाई कन्विक्शन को डिस्प्ले कर देगा। बड़ा फजी किस्म का बाजार है, फजी बाजार है, तो इसमें फर्जी नहीं, फजी फजी, तो फजी बाजार में रोज रोज देख देख के काम करने की चीज है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टोन में बात करूं तो क्या पता आपके दर्शकों की शायद हानि ना हो जाए, इसलिए दबी जबान में आज बात करूंगा। ये ठीक बात है। फजी, FUDGY, फजी है ना, वो वैसा बाजार है इस समय थोड़ा सा। कोई एक पर्टिकुलर रॉकेट कॉल है क्या आपके पास आज? कुछ अच्छा लग रहा हो, जो एकदम लग रहा हो कि तैयार है, एकदम बस लॉन्च होने वाला है? नहीं तो ऐसे है, देखो एकदम लॉन्च होने वाले तो देखो हो जाते हैं। अपनी अपनी तो इच्छा रहती है कि रातों रात अरबपति बन जाए, पर वो इच्छा किसी की पूरी हुई नहीं है ना आज तक। तो उस तरह के कॉल्स को मतलब एक्सपेक्ट करना और उस तरह के कॉल्स को जनरेट करना, ये दोनों ही शायद अति अति है। बन गई कोई चीज, बन गई तो देखिए, रॉकेट तो जो चलते हैं लंबी दूर तक थोड़ा लंबा समय लेके चलते हैं। तो अब आपके चाहे सीक्वेंट साइंटिफिक है, या आपके हमने KDDL की लास्ट टाइम बात की थी, तो ऐसे 4-5 स्टॉक्स हैं जिनको भी हमने रिसेंट पास्ट में लिया हुआ है। और इनको आप 3 महीने 6 महीने के अंतराल से लेके बैठोगे तो पैसे बनेंगे। वो आज ही ले ले और आज ही 10% बढ़ जाएगा तो गैम्बलर्स इंस्टिंक्ट है अनुज। मतलब मेरे को ऐसी अग्नि परीक्षा में ऐसे कटघरे में कृपया मत खड़ा करें। ऑलराइट सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर बात करेंगे आपसे अगले मंगलवार को। अभी के लिए इस शो में इतना ही, और इस शो को हम समेटेंगे और कंचन आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।